हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन हम डिस्कस कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस का। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस में हमने क्या डिस्कस किया था? प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है और कौन जो है या कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्लांट में रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं, हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसमें स्टोमेटा के थ्रू भी क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी होता है एंड रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी होता है। और प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हमने क्या एक्सप्लेन किया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनको भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। जबकि हमें जनरली क्या होता है कि जनरली हम क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन देते हैं प्लांट्स हमें, है ना। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, हमेशा बोलते हैं, एंड CO2 को वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है, बट रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्लांट्स भी ऑक्सीजन का ही क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन करते हैं या उसी को यूज करते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको? तो ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम एनिमल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस किस तरह से होता है वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो देखो, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सो एनिमल्स में रेस्पिरेशन किन किन प्रोसेस के थ्रू हो सकता है या उनमें क्या स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो देखो, हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस करके आए हैं। हम लोग 9th क्लास में हमने डिस्कस हम पढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन में जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को उसकी कैरेक्टर्स एंड फीचर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। ओके, तो उसके बेसिस पे हमने वहां पर उनका हैबिटेट भी डिस्कस किया था, है ना। 9th क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं उनका हैबिटेट के बारे में भी कि एक्वेटिक एनिमल भी जो होते हैं, कुछ लैंड पर रहने वाले एनिमल्स भी होते हैं, एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बोथ लैंड्स एंड वाटर दोनों में ही क्या होते हैं, रहते हैं, जैसे लाइक फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स। ठीक है, तो ये हमने हैबिटेट के बेसिस पर भी उनको क्या किया था? क्लासिफाई किया था। तो अब सपोज दैट कि जो नॉर्मली हम हमारी बात करते हैं, ओके, हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। तो देखो, ह्यूमन जो है जनरली कहाँ रहता है? वो लैंड पर रहता है ना। ठीक है, कहाँ रहता है? लैंड्स पर। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसमें जो स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, तो वो कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। किसके कंपैरिजन में? एक्वेटिक एनिमल्स के कंपैरिजन में, इंसेक्ट के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज आप खुद इसको देखो क्लासिफाई कर सकते हो या इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। किस बेसिस पर? क्योंकि लैंड पर रहने के लिए हमें क्या, हमारी बॉडी को क्या होगी? रेस्पिरेशन के लिए कुछ अलग प्रोसेसेस नीड होगी। जबकि जो एक्वेटिक एनिमल होंगे तो वो एक्वेटिक वाटर में रहते हैं, तो वहां पर उसके लिए उनमें क्या होंगे? वो ऑर्गन्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन जो है एनिमल्स में किस तरह से होता है, तो उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या होता है। देखो, हम डिस्कस करते हैं कि एनिमल्स जो है डिफरेंट टाइप के हैं एंड उनका जो हैबिटेट है वो भी डिफरेंट होता है। तो उसके बेसिस पर ही उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें लाइक एक्वेटिक एनिमल्स, फिश, प्रॉन, पाइलम, स्नेल्स, तो ये सभी जो है एक्वेटिक एनिमल्स है। तो जनरली एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है, हमें पता है। ठीक है, वी आल्सो नो दैट गिल्स जो है मेन क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म
वाटर में या एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं उनमें गिल्स जनरली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखो इंसेक्ट और जो अदर जैसे फ्लाइज है, हाउस फ्लाइज है, उन सभी में जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जिनके थ्रू या उनको हम बोल सकते हैं कि कुछ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रेस्पिरेटरी पोर्स उनमें जनरली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हीं के थ्रू क्या हो जाता है, जो एयर होती है या ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज हो जाता है, एयर का एक्सचेंज हो जाता है। तो वहां पर क्या हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया उन ऑर्गेनिज्म के लिए, बिकॉज वो हमें पता है जो इंसेक्ट होंगे, बर्ड्स होती है, तो जनरली कहाँ रहेंगे, बर्ड्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे ओनली इंसेक्ट को इसमें। ठीक है, तो इंसेक्ट जनरली कहाँ जो जनरली जितने भी इंसेक्ट हैं तो उनमें जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्यूब्स या पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं अमीबा का। इन अमीबा, तो देखो अमीबा हमको पता है कि जनरली वो कहाँ रहता है, वाटर में, एक्वेटिक एनिमल बोल सकते हैं उसे भी, बट नॉर्मली वाटर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वाटर में जब ये रहता है तो जब ये फूड लेता है, ठीक है, तो फूड इसने लिया, उसका डाइजेशन होने पर क्या फॉर्म होगी, CO2 रिलीज करेगा ना। अब CO2 यहाँ रिलीज करेगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इस अमीबा की जो सेल है उसमें कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि आउटसाइड ऑफ सेल जो कंसंट्रेशन होगी CO2 की वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, बिकॉज वाटर में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इन वाटर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हाई इन कंपेयर टू CO2। ओके, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वाटर में ज्यादा है एंड CO2 की कंसंट्रेशन कम है। सिमिलरली CO2 की कंसंट्रेशन अमीबोइड जो सेल है एंड अमीबा की जो सेल है उसमें CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है एंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि जो CO2 है, अब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ इंक्रीज है तो ये यहाँ पर इजीली आउटसाइड चली जाएगी एंड ऑक्सीजन जो है वो इजीली, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो इजीली इसकी सेल में एंटर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है एंड रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है किसमें, अमीबा में। क्लियर, तो ये तो हमने अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसकी हमने क्या की है, यहाँ पर बात की है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें जो एग्जांपल कंसीडर करेंगे वो हम कंसीडर कर रहे हैं फिशेस का जनरली। तो देखो फिशेस में क्या होता है, जनरली फिशेस में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो ओपर्कुलम वाला पार्ट होता है फिशेस में, इस तरह से ये फिशेस की स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर इसका माउथ होता है, इसमें ये ओपर्कुलम वाला जो पार्ट है यहाँ इसमें क्या होती है, जनरली इस तरह की कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जिसमें छोटे छोटे से कॉम्ब में जैसे कॉम्ब जो होता है उसमें फाइबर होते हैं जिस तरह से, या उसमें बोल सकते हैं हम छोटे छोटे स्मॉल कॉलम होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर इसमें गिल्स जो होते हैं वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनके थ्रू क्या होता है फिर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो किया जाता है किसमें, जो फिशेज होती हैं उनमें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं जो हायर या डेवलप्ड जो ऑर्गेनिज्म है, सपोज डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में कौन आ जाएंगे, लिजर्ड, बर्ड्स और ह्यूमन, है ना। मैमल्स में जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सभी क्या हैं, डेवलप्ड है। ओके, तो बर्ड्स हायर जो मेंबर्स हैं उनमें क्या होता है, जनरली रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो लंग्स के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो लंग्स यहाँ पर क्या होंगे, मेन क्या होंगे, पार्ट होगा या मेन पार्ट इसको बोल सकते हैं हम कि रेस्पिरेशन का जो है ये सबसे मेन या इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर लंग्स को जो है हमने रिलेट किया ह्यूमन
एंड जो बर्ड्स हैं जनरली उनमें ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो पूरा एक सिस्टम प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। और इसमें वेरियस पार्ट होते हैं जिनको हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑफ ह्यूमन। ओके, तो सबसे पहली बात देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो इसमें हमें वेरियस जो पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो डिस्कस करेंगे हम इंडिविजुअली। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम की नीड क्यों हुई? तो हम जो है 9th क्लास में हम पढ़ के आते हैं कि जनरली जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे ऐड होता है, सेल्स से। एंड सेल्स जो है वो कंबाइन होती है, देन टिश्यू फॉर्म होते हैं, एंड टिश्यू से देन फिर ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। एंड ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं, मेनी टाइप ऑफ ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो उनसे पूरा सिस्टम क्या होता है, फॉर्म होता है। क्लियर? तो यहाँ पर सिस्टम हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। और इसकी नीड क्यों हुई? बिकॉज हमारी बॉडी को भी तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन की नीड है। ऑक्सीजन की नीड क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। जो फूड हम लेते हैं उसका रेस्पिरेशन होना बहुत क्या है, जरूरी है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, उस फूड को ऑक्सीडाइज करता है और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, और CO2 को वापस से क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो CO2 को हम क्या कर देखते हैं, एनवायरनमेंट में या आउटसाइड रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता कैसे है, क्या इसकी मैकेनिज्म होती है, एंड कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ इन्वॉल्वमेंट रहता है इनका, तो वो सभी हम क्या करने वाले हैं, आप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे मेन जो हमें डिस्कस करने रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो हम एक बार उनको नेमिंग कर लेते हैं कि कौन कौन से हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। ओके, तो फर्स्ट इज नेजल कैविटी, then second is nasopharynx, the third is larynx, the fourth is trachea, fifth is bronchi, sixth is alveoli, and the seventh is bronchi, alveoli, and seventh is lungs, and the eighth is diaphragm. ओके, सो ये 8 पार्ट हमने यहाँ पर जो नेमिंग दी है वो 8 सिस्टम के जो है पार्ट्स हैं, ये 8 पार्ट हमें यहाँ पर क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। ओके, तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है नेजल कैविटी, नासोफैरिंक्स, देन लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, लंग्स एंड डायफ्राम। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या होती है? तो सबसे आउटसाइड वाला जो पार्ट है जहां से एयर क्या करती है, या हम बोल सकते हैं पाथवे ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पाथवे ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, नेजल कैविटी होती है जहां से एयर क्या होती है, एंटर होती है हमारी बॉडी में। क्लियर? जहां से एयर एंटर होगी वो पाथवे या वो ऑर्गन क्या कहलाएगा,
नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी जो है ये सेप्टम के थ्रू क्या होती है, कार्टिलेजिनस सेप्टम होता है, उसके थ्रू सेपरेट रहती है एंड टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। क्लियर। तो एयर जब पास होती है, एंटर होती है, इस नेजल कैविटी में म्यूकस का भी क्या होता है, सिक्रीशन होता है। तो म्यूकस का सिक्रीशन होने की वजह से क्या होता है, जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उस म्यूकस पर ही रह जाते हैं और जो फ्रेश एयर होती है वो हमारी बॉडी में क्या होती है, फिर एंटर हो जाती है। तो क्लियर हो गया नेजल कैविटी क्या है, क्लियर। द सेकंड इज नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स क्या है, नेजोफेरिंक्स जंक्शन है, ठीक है। क्या है ये, एक जंक्शन है जो कि नेजल कैविटी को लैरिंक्स से क्या करता है, कनेक्ट करता है। नेजोफेरिंक्स क्या है, इट इज अ जंक्शन विच कनेक्ट नेजल कैविटी टू लैरिंक्स। क्लियर। द नेक्स्ट इज लैरिंक्स। Larynx is also known as voice box. So larynx को जो है voice box भी कहते हैं हम, because larynx जो है उसमें क्या होता है, टू फोल्ड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो इसकी मसल होती है वो क्या होती है, टू फोल्ड्स में डिवाइड, टू फोल्ड्स का फॉर्मेशन करती है, जिसको क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स। क्या कहा जाता है, वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। और जब एयर क्या होती है, एंटर होती है नेजोफेरिंक्स से लैरिंक्स में, ठीक है। तो लैरिंक्स में जैसे जाएगी तो वहां पर वो वोकल कॉर्ड्स पर क्या करती है, एक्सपेल करती है। तो एक्सपेल होती है तो फ्रिक्शन के थ्रू वहां पर फिर वॉइस का क्या होता है, या साउंड का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो साउंड का प्रोडक्शन का हो रहा है, वोकल कॉर्ड्स के थ्रू होता है। क्लियर। तो इसीलिए जो लैरिंक्स है उसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है, या वॉइस बॉक्स इसको कहा जाता है। बट इन जो बर्ड्स होती है जनरली उनमें लैरिंक्स के प्लेस पर सैरिंक्स या साइरिंक्स प्रेजेंट होता है, जो कि उनमें जो है उनकी जो वॉइस होती है वो आपने अगर कभी सुना हो तो बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ज्यादा तीखी एंड बहुत ज्यादा क्या होती है, तीखी होती है, या बहुत ज्यादा ये बोल सकते हैं कि चुभने वाली जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वैसी होती है और बहुत बारीक होती है ना, बहुत ज्यादा पतली वॉइस होती है उनकी, ठीक है। तो वो वोकल कॉर्ड्स के प्रेजेंस की वजह से ही होता है, ठीक है। तो साउंड्स का प्रोडक्शन जो है जनरली लैरिंक्स के थ्रू होता है और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्लियर। आफ्टर दैट लैरिंक्स के जस्ट बाद ट्रैकिया हम डिस्कस करेंगे। तो देखो ट्रैकिया जो है ये क्या होता है, ट्रैकिया 4 इंच लेंथ की ट्यूब होती है, या इसको हम 4 इंच लॉन्ग ट्यूब या पाइप बोल सकते हैं, जिसमें 16 to 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती हैं। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट कैसी होंगी, इनकम्प्लीट होंगी। इसको जो है जनरली सी शेप रिंग भी कहा जाता है, बिकॉज ये इनकम्प्लीट होती है तो इस तरह की होती है। तो जो कि देखने में कैसी हमें दिखाई देती है, सी शेप। तो ये सी शेप की क्या होती हैं, रिंग्स रहती हैं, और ये इन रिंग्स की प्रेजेंस की वजह से जो है, जो ट्रेकिया होती है या ट्रेकिया की जो ट्यूब होती है वो एयर की बहुत ज्यादा कमी होने पर भी या लेस एयर होने पर भी जो ट्रेकिया है या उसकी ट्यूब है उसको क्या करने से उसको जो है उसको एक्सपेल कोलैप्स होने से
क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं या रोकती हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि जो सी शेप की रिंग्स होती हैं वो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती हैं या रोकती हैं। कब, जबकि एयर की जो क्वांटिटी है या एयर का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, इसको पिचक जाना चाहिए या इसको कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज क्यों नहीं होता है, बिकॉज सी शेप की जो रिंग्स है वो इसमें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है, तो कोलैप्स होने इसको नहीं देती है। ठीक है, तो ट्रेकिया जो है वो वैसी की वैसी ही या एज इट इज बनी रहती है। क्लियर। एंड यहाँ पर ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। क्लियर ना। नेक्स्ट, ब्रोंकाई। Bronchi is a part of trachea, and when trachea is divided in two parts, then it is called the bronchi. Okay? ब्रोंकाई क्या है, ट्रेकिया का ही पार्ट है। ट्रेकिया जो है जब आगे की तरफ जाती है, ट्रेकिया जो है वो क्या होती है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट। सो उसको फिर हम क्या बोल देते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, और इससे फिर छोटी छोटी और अदर ब्रांचेस भी रिलीज होती हैं जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। नाउ एल्वियोलाई। ब्रोंकियोल्स जो होती है उनसे छोटी छोटी जो है छोटी छोटी बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें, एल्वियोलाई। और इन एल्वियोलाई का जो कनेक्शन होता है वो किससे रहता है, इन एल्वियोलाई का कनेक्शन जनरली ब्लड कैपिलरीज से रहता है। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज से ही क्या रहती है, बिल्कुल एल्वियोलाई जो है वो ब्लड कैपिलरीज के कांटेक्ट में ही रहती हैं। एंड द नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स जो है वो क्या है, एल्वियोलाई, मेनी नंबर ऑफ एल्वियोलाई जब मिक्स होती है तो क्या फॉर्म करती है, लंग्स की, यानी कि लंग्स जो है कैसे होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो ये पेयर में प्रेजेंट है। अब लंग्स जो है वो स्पॉन्जी होते हैं, जनरली कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। एंड लंग्स, राइट लंग्स जो होता है वो तीन पार्ट में क्या होता है, डिवाइडेड रहता है, जबकि लेफ्ट लंग्स जो होता है वो टू पार्ट में डिवाइड रहता है। क्लियर। लंग्स का जो ये पार्ट होता है, ठीक है, ये क्या रहता है, एक अदर आउटर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, जिसको क्या कहते हैं हम, प्लूरल इंटेग्यूमेंट या प्लूरल कवरिंग। ठीक है, और थोरेसिक साइड से ये एक और मेम्ब्रेन से भी या रिब्स की साइड से भी ये मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा। क्लियर। क्या कहते हैं उसे, पैराइटल प्लूरा। तो लेफ्ट लंग जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जबकि राइट लंग 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। क्लियर। द नेक्स्ट एंड लास्ट जो टॉपिक है इसका वो है, या जो पॉइंट है वो है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, तो देखो डायफ्राम जो है जनरली कैसी स्ट्रक्चर है, ये डोम शेप स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर है, डोम शेप स्ट्रक्चर है। तो जनरली देखो जो डायफ्राम होता है, हम बोलते हैं कि लंग्स क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जनरली जो एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किस में होता है, डायफ्राम के थ्रू ही होता है। ठीक है, और डायफ्राम क्या है, ये जो है क्या करता है, डायफ्राम इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो डायफ्राम क्या करता है, जो थोरेसिक कैविटी है उसको एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को क्या करता है, डिवाइड करता है। ओके, क्या करता है ये, एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी को डिवाइड करता है। ओके, तो ये भी इसका फंक्शन है। एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो होता है वो जनरली किस में होता है, डायफ्राम के थ्रू होता है। डायफ्राम जो है जनरली इंटरकोस्टल मसल्स के थ्रू क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। इंटरकोस्टल या इंटरकोस्टल मसल एंड अदर मसल्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है, जिससे ये क्या होती रहती है, जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है और एक्सपेंड होती रहती है। क्लियर। तो ये डायफ्राम की क्या होती है,
वर्क होता है डायफ्राम का। तो जनरली जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो जनरली हम बोलते हैं लंग्स के थ्रू होता है, बट ऐसा नहीं है, लंग्स के थ्रू नहीं होता है। जो डायफ्राम है उसके थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। बट जो लंग्स है वो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसीलिए हम इसको जो है लंग्स कंसीडर करते हैं। वाइल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो दिखता है हमें यहाँ पर वो किसके थ्रू, वो होता है कंप्लीट डायफ्राम के थ्रू। क्लियर? सो नाउ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ऑर्गन्स होते हैं या कौन कौन से इसके पार्ट हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस अभी हमने किया है, डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म। तो देखो मैकेनिज्म में सबसे पहली बात मैंने अभी जस्ट आपको हमने एक लाइन अभी मैंने आपको बताई है कि जो जनरली रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो इसमें लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है, लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन नहीं होता है। वाइल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जनरली किस में होता है, डायफ्राम के थ्रू होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायफ्राम की जो पोजीशन है, कब उसका एक्सपेंशन हो रहा है, कब उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब देखो डायफ्राम में हम लोगों को पता है कि जनरली डायफ्राम में जो है इंटरकोस्टल मसल एंड अदर मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती है और उन्हीं के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैकेनिज्म में सबसे पहला जो प्रोसेस रहता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्पायरेशन या इंस्पायरेशन। देखो जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है इसको जो है इनहेलेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। इनहेलेशन, ओके। सो इंस्पायरेशन एंड इनहेलेशन प्रोसेस। तो इनहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जनरली इनहेलेशन प्रोसेस में टू जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं, मींस इसमें रिब्स एंड डायफ्राम का क्या होता है, रोल रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है रिब्स जो होती है इनहेलेशन प्रोसेस एंड इनमें सबसे पहले टू एक्शंस जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो रिब्स क्या होती है, जनरली रिब्स जो है वो अपवर्ड होती हैं और रिब्स के अपवर्ड होने पर क्या होता है, आउटवर्ड कंडीशन में आती है। जो सेट होता है जिसको इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है, वो सेट क्या होता है, आउटवर्ड कंडीशन में आ जाता है। और इस कंडीशन में जो डायफ्राम होता है वो भी कैसा हो जाता है, डायफ्राम जो है वो क्या होता है, मसल्स इस कंडीशन में क्या होता है, जो सेट होता है वो इंटरकोस्टल मसल का, उसमें उसके थ्रू जो है एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी जो है वो एनलार्ज होती है। ठीक है, एंड जो बी है वो है डायफ्राम। डायफ्राम, तो देखो डायफ्राम जो है जनरली नॉर्मली या रिमेनिंग जो है, नॉर्मली रिमेनिंग इन अ कांस्टेंट या फिर हम बोल सकते हैं कि डोम शेप स्ट्रक्चर में ही रहता है। ठीक है, जब वो नॉर्मल स्ट्रक्चर उसमें रहता है। लेकिन जब क्या होता है, एट द बेस ऑफ द लंग्स इट फ्लैटेंस। ओके, जब तो ये कैसा हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। कब, हॉरिजॉन्टल प्लेन की कंडीशन पर। ठीक है, एंड प्रोवाइड अ हॉरिजॉन्टल प्लेन टू द बेस ऑफ लंग्स। That's why the enlarging the thoracic cavity, okay, enlarging the thoracic cavity. So that's why the thoracic cavity pressure as will be decrease, and the pressure of the outside is pressure in the lungs to compare to the thoracic cavity will be increased. Okay,
तो रिब्स वाला प्रोसेस क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो फिर जो एक्शन होता है वो होता है डायफ्राम से रिलेटेड है। तो जनरली क्या होता है, देखो डायफ्राम जो है नॉर्मली कैसे रहता है, नॉर्मली डोम शेप स्ट्रक्चर में ही रहता है, बट जब क्या होता है at the provide the base of the lungs, it become flattened. Okay, it become a flattened of a horizontal plane. So the thoracic cavity area is enlarging. Okay, तो thoracic cavity ribs and diaphragm दोनों के थ्रू क्या हो जाती है, enlarge हो जाती है। तो thoracic cavity का जो thoracic cavity जो है उसमें प्रेशर कैसा हो जाता है, enlarge हो जाता है। वो enlarge हो रही है मीन्स उसमें प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एंड डिक्रीज द प्रेशर इन द लंग्स, और प्रेशर कहाँ डिक्रीज हो जाता है, लंग्स में। क्लियर। तो क्या होता है, जो लंग्स का में जो प्रेशर है वो आउटसाइड जो प्रेशर है उससे बहुत ज्यादा कम होता है। तो एयर क्या होती है, आउटसाइड प्रेशर ज्यादा है तो एयर को क्या किया जाता है, लंग्स के थ्रू क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। एयर को क्या किया जाता है, लंग्स के थ्रू खींचा जाता है या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो एयर जो है वो इजीली क्या हो जाती है, इजीली हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है। क्लियर। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन प्रोसेस। ठीक है। एंड जो सेकंड प्रोसेस इसमें है वो है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन जो प्रोसेस होता है इसको एक्सेलेरेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। तो देखो एक्सेलेरेशन प्रोसेस, तो एक्सेलेरेशन प्रोसेस इसको, तो इसमें क्या होगा, वही टू एक्शंस इन्वॉल्व होंगे, रिब एंड डायफ्राम। बट जो एक्सपायरेशन प्रोसेस है वो क्या है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, इंस्पायरेशन का। रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन। ओके। तो एक्सपायरेशन प्रोसेस में भी टू जो है एक्शन इन्वॉल्व रहते हैं। फर्स्ट एक्शन जो है वही सेम एज इंस्पायरेशन इज रिब्स। ओके। सो इन एक्सपायरेशन प्रोसेस रिब्स क्या होती हैं, रिब्स मूव अपवर्ड। ओके, रिब्स मूव अपवर्ड, सॉरी, ribs move downward and the thoracic cavity and the ribs move and downward and the inward of the set of the intercostal muscle. Okay, and the B is diaphragm. Diaphragm is upward and diaphragm moves upward and then it have a shape of dome. It have a dome shaped, that's it putting the air, it putting pressure on the lungs. ठीक है। तो lungs पर क्या करता है, या प्रेशर अप्लाई करता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर जो thoracic cavity में प्रेशर होगा वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू एनवायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इजीली क्या होता है, जो एयर होती है लंग्स में वो क्या होती है, आउटसाइड रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, आउटसाइड इजीली रिलीज कर दी जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फिर एक्सहेलेशन प्रोसेस या एक्सपायरेशन। क्लियर हो गया। तो देखो आफ्टर, यहाँ पर एक की पॉइंट भी ये है जो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, की पॉइंट क्या है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस जब होता है तो उसके बाद भी, ठीक है, आफ्टर इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन प्रोसेस कुछ क्वांटिटी जो होती है एयर की वो लंग्स में क्या हो जाती है, रह जाती है। ठीक है, तो आफ्टर प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन द सम क्वांटिटी ऑफ एयर इज लेफ्ट बिहाइंड इनटू द लंग्स। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर।
क्या कहेंगे इसे? रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ये तो हमने क्या डिस्कस की है, इसकी मैकेनिज्म। तो अब देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सचेंज इन एल्वियोलाई, गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई। गैस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई। तो देखिए एल्वियोलाई में जो है, मैंने आपको बताया था, हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि एल्वियोलाई जो है जनरली लंग्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और एल्वियोलाई जो है जनरली किससे कनेक्टेड रहती है, इनके जस्ट बिलो पोजीशन पर ही या इनके जस्ट साथ में ही क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है। ठीक है, क्या रहता है इनके साथ? ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो हम इसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे ये इजीली क्या होगा, क्लियरली समझ में आएगा। ये एल्वियोलाई, ठीक है, और इसके जस्ट लो पोजीशन पर क्या होता है, यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज है। ये एल्वियोलाई, ब्लड कैपिलरीज